चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगला चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, जो हमारा पार्ट 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये हमारा तीसरा पार्ट है। देखिए, रैखिक समीकरण तो इससे पहले बता दिया है आपको, जिसमें किसी सबसे चर पद की सबसे बड़ी घात एक होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो चर बोल दिया। ठीक है, जो बहुपद होते हैं वो एक चर में होते थे बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पर दो चर में बहुपद आएंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण होंगे क्योंकि इसमें घात उनकी क्या होगी? एक होगी। जैसे मैं कहूँ 2x धन 2y, x और y आ गए देखो यहाँ पर चर, तो वो क्या हो गए? हमारे रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 3.1 में आ जाइए। इसका पहला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समीकरण देनी है इसकी कि अब देखिए हमसे इसमें देखिए आफताब अपनी पुत्री से कहता है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं, माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, और मान लेते हैं आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु कितना? y वर्ष। ठीक है, तो देखिए प्रश्न प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो देखिए 7 वर्ष पूर्व पहली कंडीशन है, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व की कंडीशन है, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कुछ ना कुछ होती होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, देखिए आज आफताब की पुत्री की आयु x है, तो 7 वर्ष से पहले कितने 7 साल कम की होती होगी वो। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ आज मेरी आयु 10 वर्ष है, तो 7 साल पहले कितनी होगी? 3 होती होगी। ठीक है, वैसे ही हमने क्या किया, 10 में से 7 को घटा दिया तो हमारी आयु निकल गई। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, x में से 7 को घटा देंगे, तो 7 वर्ष पूर्व ये क्या आ गई? आफताब की पुत्री की आयु होगी। ठीक है, और 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी? आज y है तो y माइनस 7 वर्ष। ठीक हो गया। तो देखिए प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है, ये तो हमारे अनुसार है, जो हमने x और y माना उसके अनुसार निकला है। ठीक है ना। प्रश्नानुसार बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर किसकी थी? पुत्री की आयु का 7 गुना। यही तो बोला उसने, 7 गुना था, मतलब पुत्री मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था कहता है वो। ठीक है, तो देखिए 7 वर्ष से पूर्व आफताब की आयु कितनी है? y माइनस
7 और उसकी पुत्री की आयु कितनी है x-7 गुणा 7, क्योंकि इसकी 7 गुना था वो। तो ये आ जाएगा, देखिए y-7 बराबर 7 की गुणा किससे x से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 7x ऋण 7 की गुणा 7 से हो जाएगी, कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर y-7 7x का है, सॉरी y-7 नहीं, y-7x, ठीक है, बराबर माइनस का 49 और ये ऋण का है तो दूसरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा धन का 7। तो इसको लिखते हैं हम ऋण 7x धन y, हमने x वाले को पहले लिख दिया, बराबर 49 में 7 घटेगा कितना आ जाएगा 42, का माइनस का, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या हो गई समीकरण 1। पहली रैखिक समीकरण हमारी ये आ गई। और दूसरी रैखिक समीकरण देखिए, दूसरी शर्त क्या बोलता है, 3 वर्ष बाद द्वितीय शर्तानुसार क्या बोलता है 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद, इसे मैं बोलता हूँ आज से 3 साल बाद। तो 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, आफताब की पुत्री की आयु बराबर कितना, आज x की है तो 3 साल बाद 3 साल बड़ी होती होगी, x धन 3 वर्ष, ठीक है। और आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, आफताब की आयु आज y का है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा y धन 3 वर्ष, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी प्रश्नानुसार बोलता है, प्रश्न के अनुसार, ये तो हमारे अनुसार था जो हमने माना था। प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है, यानी कि आफताब की आयु बराबर होगी किसके, उसकी पुत्री की आयु का कितना गुना, 3 गुना, ठीक है। तो आफताब की आयु कितनी है आज y धन 3 बराबर पुत्री की आयु कितनी है x धन 3 का 3 गुना, ठीक है। किसकी आयु आ जाएगी, दोनों की आयु बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर y धन 3 बराबर 3x धन 3 की गुणा 3 से कितना आ जाएगा 9। पक्षांतरण कर देते हैं यहाँ पर, पक्षांतरण करने पर, ठीक है। पक्षांतरण करेंगे तो देखिए 3x इधर आएगा, काय का हो जाएगा ऋण का, y ऋण 3x बराबर 9 धन का 3 दूसरे हो जाएगा, काय का हो जाएगा ऋण का 3। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ऋण 3x धन y बराबर कितना आ गया, 9 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा 6, ठीक है, समीकरण 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 रैखिक समीकरणें आ गई। देखिए एक हमारी ये है और दूसरी हमारी क्या है ये है। अगर इनको हम हल करेंगे तो हमारे आंसर निकल जाएंगे। और इसमें हमने यही ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए हमने समीकरण देनी थी। अब देखिए ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए अगर हम इसमें x का मान कुछ भी रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, ऐसे ही रखते हुए जाएंगे तो हमारा आंसर आते हुए जाएगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा और तीसरा प्रश्न भी सेम है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा बोलता है क्रिकेट टीम, लैंग्वेज खुद बना लोगे, मैं समझा देता हूँ। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक बल्ला और
उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें समीकरण देनी है इसमें। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर मान लेंगे, माना एक गेंद का मूल्य, माना पहले क्या है, बल्ला, एक बल्ले का मूल्य x मान लोगे और गेंद का मूल्य y मान लोगे, y रुपए। ठीक है, अब देखिए पहली शर्त के अनुसार, प्रथम, समझा रहा हूँ ये केवल, ये खुद करोगे। प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है, देखो एक बल्ले का मूल्य x है, तो उसने कितने बल्ले खरीदे हैं, 3 बल्ले। तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ एक पेन मैंने 5 रुपये में खरीदी, 3 पेन कितनी होगी, 15 की होगी। क्या किया हमने, 5×3=15 गुणा किया, तो यहाँ पर भी 3 गुणा x। ठीक है, इतना ये रुपया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कितनी गेंद है, 6 गेंद, 6 गेंद खरीदी हैं, 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, 3 गेंदें, यहाँ पर लाइन लिखोगे, प्रश्नानुसार 3 बल्लों तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना है, 3900 रुपये, यही बोला था। तो इसकी पहली समीकरण आ जाएगी हमारी 3x धन 6y बराबर 3900। ठीक है, ये आ गई हमारी पहली समीकरण। इसी तरीके से तुम दूसरा लिखोगे, दोबारा क्या खरीदा उसने, एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा x, और 3 गेंद खरीदी हैं, 3 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3y बराबर कितना, 1300। दो समीकरण हमारी इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये करोगे, ये मैंने केवल समझाने के लिए किया है। ठीक है ना। और ऐसे ही तीसरा देखो क्या बोलता है, तीसरा प्रश्न, तीसरा 2 kg सेब तथा 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो मान लोगे, यहाँ पर भी माना 1 kg सेब का मूल्य बराबर x रुपये। ऐसे ही 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर कितना, y रुपये। ठीक है, तो देखिए 1 kg सेब का मूल्य x रुपये आ गया, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये आ गया। ठीक है, किसी दिन उसने कितने सेब खरीदे हैं, 2 kg। तो जैसे एक मैंने बोला एक पेन का मूल्य 5 रुपये, तो 2 पेन का कितना हो जाएगा, 10। वैसे 1 kg सेब का मूल्य x है, तो 2 kg का कितना हो जाएगा, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, 2 kg सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x। ऐसे ही कितने केजी अंगूर हैं, 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, y। ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार तो इतना हो गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है वो, कि उनने 2 kg सेब और 1 kg अंगूर कितने में खरीदे। यहाँ पर लिखोगे 2 kg सेब तथा 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था, मूल्य बराबर कितना, 160 रुपये। तो हमारे पास 2 kg सेब का मूल्य 2x धन y, एक समीकरण ये आ जाएगी। ऐसे ही दूसरी समीकरण बन जाएगी इसकी हमारी, 2 kg अंगूर 4 kg सेब, 4x धन 2y बराबर कितना आ जाएगा, 300 रुपये। ठीक है, ये दो समीकरण इस तरीके से आ जाएंगी। तो क्या करोगे, ये तुम इस तरीके से बना लोगे, दूसरा और तीसरा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगली एक्सरसाइज हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ग्राफ ले लेना, क्योंकि जो भी हम प्रश्न आएंगे हल करने वाले वो ग्राफ में करेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं हमारी। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं, तो मैं बता देता हूँ क्या कंडीशन होती हैं, तो देखना। देखिए जो हमारी समीकरणें होती हैं, ठीक है, वो किस किस के रूप में होती हैं,
रैखिक समीकरण। ठीक है, दो आ रही हैं देखो, एक तो हो गई a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। ठीक है, दूसरी समीकरण हो गई हमारी a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ठीक है, जब समीकरण इस रूप में होती हैं तो देखिए यहाँ पर जो अचर पद है x x y y c1 c2, ये a1 a2 अचर पद है, b1 b2 अचर पद है, c1 c2 क्या हुआ अचर पद है, इनके साथ है। ठीक है, यानी कि अंक हैं कहने का मतलब। ठीक है, तो देखिए जब हम अनुपातों की तुलना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल गए हैं, a1 जो हमारे चर गुणांक हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, ये तो यहाँ पर है, जैसे कोई समीकरण होगी तो इनकी जगह, जैसे यहाँ पर 2x होता तो a1 की जगह 2 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे कुछ समीकरणों के मान हैं। ठीक है, तो अनुपातों की अगर हम तुलना करते हैं, क्या करते हैं, अनुपातों की अगर तुलना करते हैं, देखिए अगर जब हम दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, अगर हमें पता लगेगा a1/a2 या a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, इन दोनों के अनुपात तो समझ लेना कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, और हल संगत होंगे। ठीक है, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है कि केवल रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं या अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगर अनुपात अगर हमारे a1/a2 बराबर होंगे b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अनुपात अगर तीनों के अनुपात बराबर हैं तो यहाँ पर रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी और अनेक हल होंगे, अनेक हल। ठीक है, अनेक हल होंगे यानी संपाती का मतलब है कि एक ही रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा भी जा रही होगी। ठीक है, तो उसमें हर जगह काट रही होगी रेखाएं, क्योंकि हल वहीं पे होते हैं जहाँ पर रेखाएं काटती हैं, तो वो रेखा एक रेखा दूसरी रेखा वो हर जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो वहाँ पर क्या होगी, हल अनेक होंगे उनके। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी कंडीशन आती है इसमें a1/a2 बराबर होगा b1/b2, बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, देखिए तो देखिए पहले दो तो बराबर हैं लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो ये अगर कंडीशन आती है हमारे समीकरणों की तो समझ लेना कि रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, जब रेखाएं समांतर होंगी तो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, जब कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कोई भी हल नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या अगले चैप्टर के लिए कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इनके आधार पर ही हम करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगली वीडियो में।